Hello everyone, myself Avinash Kumar, a first year MBBS student from IIMS गोरखपुर। मुझे याद है जब मैंने क्लास 11th में अपनी नीट प्रिपरेशन स्टार्ट करा था, मुझे ये तक नहीं पता था कि केमिस्ट्री यहाँ 3 भाग में सब डिवाइडेड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मुझे लिटरली 2 महीने बाद, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट था उस टाइम पे, 2 महीने जब बीत गए और फिजिकल की टीचर चेंज होने को आई कि अब 2-3 चैप्टर हो गए फिजिकल में, अब इनऑर्गेनिक का पोर्शन पढ़ाया जाएगा, टीचर चेंज होने को आए, तब मुझे पता चला कि यहाँ केमिस्ट्री 3 भाग में डिवाइडेड है। और नीट आते-आते मैंने नीट एग्ज़ाम तक इतना केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर लिया कि मेरे केमिस्ट्री 180 आउट ऑफ 180 थे और आज मैं एम्स में हूँ। सो बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री एक डाइवर्स सब्जेक्ट है। इसमें तुम्हें फिजिक्स के भी टॉपिक्स दिख जाएंगे, फिजिक्स के भी मतलब फिजिक्स की तरह भी प्रॉपर्टीज दिख जाएंगे और बायो के भी प्रॉपर्टीज दिख जाएंगे। और तुमको उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना रहता है, अगर तुम लिटरली केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में एक अच्छा है स्कोर हर उस नीट एस्पिरेंट करता है जो अच्छे नंबर से सिलेक्शन लेता है, क्योंकि केमिस्ट्री सेकंड रैंक पे आती है रैंक बूस्ट करने में। वो एक अच्छी, अगर तुम्हारा मार्क्स किसी से कोलाइड हो रहा है, मतलब मैच कर रहा है मार्क्स किसी से, और जैसे बायो सेम आ गए ओवरऑल मार्क्स में और बायो में मैच कर रहा है, अगर केमिस्ट्री तुम्हारी ज़्यादा हुई और तो तुम्हारी इसको रैंक काफ़ी आगे आ जाती है। और मेरे भी रैंक पोस्ट करने में केमिस्ट्री काफ़ी हेल्प करी थी। और सच तुम देखोगे, अगर जिस टेस्ट में या फिर किसी प्रैक्टिस में तुम्हारे अगर हाई मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम देखोगे कि ऑलरेडी तुम्हारे केमिस्ट्री में उसमें हाई मार्क काफ़ी अच्छे मार्क्स रहते हैं। तो ओवरऑल स्कूल स्कोर बूस्ट करने में भी, ना तो ये फिजिक्स के तरह बहुत ज़्यादा टफ होता है, ना बायो की तरह बहुत ज़्यादा याद करना रहता है, लेकिन ओवरऑल मार्क बूस्ट करने में केमिस्ट्री काफ़ी हेल्प करती है। लेकिन केमिस्ट्री की एक खास बात रहती है कि ऑल क्वेश्चन नॉट फ्रॉम नोट्स। मतलब जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो तुम्हारे नोट से नहीं आते हैं केमिस्ट्री में। ये केमिस्ट्री की खास बात है। तुम सच सोचोगे कि किसी एक नोट्स को पढ़ लिए सारे क्वेश्चन इसी नोट से आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है केमिस्ट्री में। तो तुम केमिस्ट्री को फिर कवर कैसे करें? तो केमिस्ट्री का ना मैं तीनों पोर्शन को अलग से बता देता हूँ कि इसको कवर करना कैसे चाहिए। अगर तुम एक अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो केमिस्ट्री में, तो तुम एक बार जरूर इसको ट्राई करो कि सबसे पहले फिजिकल में बताता हूँ कि नॉर्मली तुम चैप्टर कंप्लीट करो, जैसे हर नॉर्मल स्टूडेंट करता है, हम भी किए थे, तुम भी उस चैप्टर को कंप्लीट करो पहले। उसमें फिर देखो कि फार्मूला बेस्ड जितने हैं फार्मूलाज, सबसे पहले फिजिकल में ना फार्मूला वाला पोर्शन को हटाने के लिए सभी बोलते हैं ऐसा, और मैं भी यही किया था। मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था और मेरी 11th की अभी भी पड़ी हुई है। 11th की शॉर्ट नोट्स और 12th की शॉर्ट नोट्स अलग पड़े हुए हैं। मैंने उसी को बार बार पढ़ता था। मैंने सारे फॉर्मूले उसमें लिख रखे थे, उसी को बार बार मैं रिवाइज कर लिया करता था। और क्योंकि एक फॉर्मूले से ना 4 से 5 तरह के क्वेश्चन मिनिमम बनते हैं। हाँ, कोई भी नॉर्मली एग्जामिनर एक फॉर्मूलेशन मिनिमम 4 से 5 तरह के क्वेश्चन बना सकता है। तो तुम इसीलिए फॉर्मूला वाला पोर्शन इसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, इतना इंपॉर्टेंट रहता है, जो तुमको तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देगा। फिर उसके बाद अलग से जो स्पेशल पार्ट होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक पोर्शन है लास्ट में बैटरी का। वो बैटरी मुझे याद नहीं होती थी, तो मैं क्या किया कि मैंने अपने टीचर के नोट्स और एनसीईआरटी को देखकर उससे मैंने एक टेबल बना लिया, और उस टेबल में मैंने बैटरी टाइप्स ऑफ सेल लिख लिया, और इस साइड पे मैंने एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट इस तरह करके लिख लिया। जब भी मेरा टेस्ट या फिर होता था, मुझे बैटरी रिवाइज करना होता था, सबसे पहले मैं उस टेबल को रिवाइज कर लेता था। मेरा टेबल रिवाइज करने में मैक्सिमम पोर्शन ऑफ बैटरी उसी में कंप्लीट हो जाता था। फिर थोड़ी बहुत एनसीईआरटी रीड करनी होती थी, वो भी मैं बार बार नहीं करता था, एक आध बार कर लिया तो उसके बाद मेरा बेसिक बन गया। लेकिन जो ये वाला पोर्शन था कि टेबल वाला पोर्शन, उसको मैं बार बार रिवाइज करता था। इसके कारण मेरी जो बैटरी वाली पोर्शन थी वो स्ट्रॉन्ग हो गई थी। इसी तरह करके काफ़ी सारे पॉइंट्स आते थे, जैसे कुछ स्पेशल क्वेश्चन हुआ वो मैं ऐड कर लेता था। जैसे टीचर कहीं पे बता दिए कि यहाँ पे डाइल्यूशन का अगर ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो उसका में अलग केस होता है, तो तुम उसको एक अलग से लिख लिया करो। ऑबर रूल, पॉलिश रूल, ये सभी एक स्पेशल केस के एग्जांपल्स हैं, और ऐसे काफ़ी सारे स्पेशल केसेस जो तुम अपने नोट्स को या एनसीईआरटी रिवाइज करते होगे, नोट्स को रिवाइज करने टाइम खास करके तुम जरूर देख सकते हो कि अलग से ये केस करवाया है सर ने। तो उसको शॉर्ट नोट्स में अपना ऐड कर लिया करो, क्योंकि बार बार तुम उसको रिवाइज जरूर करो किया करो। फिर और मैक्सिमम जो पोर्शन रहता है ना फिजिकल केमिस्ट्री का, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही बेस्ड रहता है। या तो तुम टेस्ट के थ्रू करो, या तुम सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, या तुम पीवाईक्यू लगाओ, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना अपनी फिजिकल केमिस्ट्री में। उससे तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री एकदम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि तुम आगे बार बार तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सेकेंड बात आती है ऑर्गेनिक।
ऑर्गेनिक में जैसे मैंने लिखा है कि ऑल अबाउट लिंकिंग फ्रॉम बैक, यानी आगे के चैप्टर्स को पीछे से लिंक करने पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रांग रहती है हमेशा। अगर तुम अमीन पढ़ रहे हो तो उसको तुम बार बार हेलो एल्केन्स में चेक करो, तुम्हें काफ़ी सारे कंटेंट सेम दिखेंगे। तुम अगर हेलो एल्केन्स से पढ़ रहे हो तो तुम हाइड्रोकार्बन से चेक करो, तुम्हें काफ़ी चीज़ मैच करते हुए मिलेंगे। जीओसी से तो इतना ज़्यादा लिंक रहता है हर चैप्टर्स 12th वाला, तो तुम आगे के चैप्टर्स को पीछे से लिंक करने का जरूर कोशिश किया करो, इससे तुम्हारी ऑर्गेनिक और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। और जैसे हर कोई बोलता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, तो तुम्हें एनसीईआरटी इसमें जरूर पढ़ना। और मैं बताता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे बायोमोलिक्यूल्स है, इसका एक अलग से केस है कि बायोमोलिक्यूल्स को तुम अगर ओपन किया करो तो साथ में तुम इसको ना वहाँ से भी मैच कर लिया करो, बायो के बायोमोलिक्यूल से लिंक करके तुम ऐड कर लिया करो। इसको सब्जेक्ट वाइज लिंकिंग बोलते हैं। ये भी तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा अपने आप को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग रखने में। और जितने भी ऑर्डर हैं, एक्सेप्शनल ऑर्डर, या फिर तुम्हें याद नहीं रहता कन्फ्यूजन वाले ऑर्डर, उसको तुम वहीं पे बुक में अलग से लिख लिया करो, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर, उसको बार बार देखा करो। और एज सच जैसे सभी बताएंगे वैसे ही एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ो, लेकिन स्मॉल रिएजेंट पे भी पूरा ध्यान देके मतलब धीरे धीरे पढ़ो। मुझे याद है कि नीट में एक्वस और एल्कलाइंस यूएसओ4 में कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था, लेकिन मैंने अच्छे से पढ़ी थी तो मेरा वो क्वेश्चन सही था। और एक लास्ट बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर तुम रिवीजन कर रहे हो तो तुम 12th का पोर्शन पहले कंप्लीट करो, फिर उसके बाद 11th का पोर्शन करो, तुम्हें ज़्यादा आसानी सा लगेगा, तुम इस तरह करके कंप्लीट कर सकते हो। एंड लास्ट की हमारा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें तुमको हर कोई बोलेगा एनसीईआरटी पढ़ने, और मैं भी सच एनसीईआरटी ही पढ़ने बोलूँगा, लेकिन इसमें तुम ज़्यादा एफर्ट डालो, अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है। तुम बुक में ही साइड में लिखा करो, जैसे टेबल में कुछ ऑर्डर आ गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऑर्डर आ गए, तो तुम उसको अलग से साइड में लिख लो। और ऑर्डर का अगर एक्सेप्शन आ गया तो उसको अलग से साइड में लिख लो। और रीड, और सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है तुम्हारा रिपीट। इसमें तुम जितना ज़्यादा रिपीट करते चले जाओगे उतनी तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होती चली जाएगी। और इसमें इनऑर्गेनिक को ना तुम बार बार इसे पढ़ने रीड करने जाओगे तो तुम्हें कंफ्यूजन होता चला जाएगा कि मतलब क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आने लगा, एक पॉइंट के बाद ग्रैब नहीं कर पाओगे। तो तुम क्या करो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो उसको तुम डिवाइड कर लिया करो लॉन्ग चैप्टर्स को। जैसे 12th का पी ब्लॉक है, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो तुम 12th के पी ब्लॉक तुम्हें पता होगा कितनी मोटी एनसीईआरटी में है, तो तुम उसको ना क्या क्या करो, 4 ग्रुप्स, मैंने जो किया था मैंने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था उसको। मैं एक बार में एक ही ग्रुप पढ़ता था, 15, 16, 17, 18। तो एक बार में मैंने सिर्फ 15 खोलता था और 15 पढ़ के रख देता था। फिर मन नहीं करता था दूसरे दिन पढ़ने का तो मैं 18 पढ़ लेता था, क्योंकि वो छोटा पोर्शन था। फिर किसी दिन टाइम ज़्यादा रहता था तो मैं 16 पढ़ लेता था, इस तरह करके, और 17, इस तरह करके मैंने अपने पी ब्लॉक को कंप्लीट किया था। और डी ब्लॉक को जो मैंने डिवाइड किया था वो पेज के बेसिस पे किया था कि इतना से इतना, या फिर ये बीच का जो 2-3 पेज में कन्फ्यूजन या फिर बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई है, इसको मैं अलग टाइम निकाल के पढ़ूंगा। वो उस पेजेस के हिसाब से मैंने डिवाइड कर रखा था, और उस पेजेस के हिसाब से मैंने डी ब्लॉक को पढ़ता था। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सही करने का एकमात्र तरीका है कि रेगुलर रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी इज रिक्वायर्ड। ये सच में तुम अपने एनसीईआरटी का रेगुलर रीड किया करो, तभी तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम डेली सुबह या शाम में किसी टाइम पे टाइम निकालो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ ना कुछ पोर्शन जरूर पढ़ा करो। और ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री को भी कभी रिएक्शन बेसिस पे पढ़ लिए, कभी अलग से बेसिस करके अलग अलग तरीके निकाल के तुम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लिया करो। इससे तुम्हारे ओवरऑल केमिस्ट्री बूस्ट अप करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।